नमस्कार, आप देख रहे हैं आज श्रृंखला और मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह और आज एक बार हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर आज चर्चा करने वाले हैं, जो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हिंदी। आखिर हिंदी भाषा का क्या महत्व है? क्यों हिंदी का अपने ही देश में अपमान किया जाता है? इन सारे तथ्यों पर आज बड़े खुलासे करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी, जो कि वित्त मंत्रालय में कार्यरत हैं और लेखक भी हैं। शैलेंद्र जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आज शंखनाद में। आपको भी प्रणाम, आपके दर्शकों को प्रणाम, सब लोगों को मेरा प्रणाम। आरंभ करने से पहले जी, मैं भगवान कृष्ण का एक नमन कर लेता हूँ श्लोक के माध्यम से। वो है कि वसुदेव सुतं देवं कृष्ण कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। तो भगवान कृष्ण के नाम से मैं ये आरंभ कर रहा हूँ। बदलते दौर में हिंदी बोलना हीनता की निशानी कैसे बन गया? मैं चाहूँगी आप इस पर प्रकाश डालें, शैलेंद्र जी। हाँ, श्वेता जी, ऐसा है कि ये विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपका आभारी हूँ और हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने मंच पे इस विषय को लेकर के मुझे बुलाया है। हिंदी हमारे लिए आप ऐसे कह सकती हैं कि एक देश के लिए जीवन मरण का प्रश्न होता है। यह बहुत ही साधारण विषय नहीं है, बल्कि अति साधारण विषय है। और आपको याद होगा कि हमारे यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनको हम आधुनिक हिंदी का जन्मदाता कहते हैं, उनका एक विचार है और हम सभी उससे परिचित हैं कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। ये हिंदी को लेकर उन्होंने कहा था कि यदि आपकी अपनी भाषा उन्नति करती है, तो आपकी हर तरह से उन्नति होती है। ये कोई एक दिशा की उन्नति नहीं है, हर तरह की उन्नति। मैं आपको उदाहरण दूंगा कि यदि मान लीजिए हमारे देश में 1-2% जो लोग हैं, जो अंग्रेजी बोलते हैं या उसमें अपना काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि बाकी जो लोग हैं उनका उतना योगदान इस कारण से नहीं हो पाता कि वो अंग्रेजी में प्रवीण नहीं है। इसलिए यदि हिंदी जैसा माध्यम लोग अपनाएं, तो 100% लोगों का योगदान राष्ट्र के हर कार्य में होगा। तो मैं और आप अनुमान भी नहीं लगा सकते श्वेता जी कि कितना अधिक हमारा देश विकास करेगा यदि हमारी अपनी भाषा में काम होगा। और आपने कहा हीनता बोध, तो आपको मालूम होगा कि हमारे देश पर आरंभ में मुसलमानों का राज रहा। उस समय फारसी भाषा लाद दी गई हमारे ऊपर। फिर जो है अंग्रेज ईसाई आए, उन्होंने अंग्रेजी लाद दी। तो जो राजा की भाषा होती है, आमतौर पे वैसा ही स्वभाव प्रजा का होता है कि वो उसकी नकल करता है। गीता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ने कहा है, महाजनो येन गता सपंथा। तो महाजन जो है, बड़े लोग जिस पथ पर चलते हैं, उसी पथ पर जो शेष लोग हैं चलना पसंद करते हैं। तो इसलिए ये बहुत स्वाभाविक है कि लोगों को लगेगा कि नहीं, पहले लगता था कि फारसी सीखो, बाद में लगा कि अंग्रेजी सीखो। लेकिन मैं मानता हूं कि आज की परिस्थिति, आज का दौर बहुत बदला है, क्योंकि आज जो राजा है या राजन्य वर्ग कहिए, वह परम हिंदी भक्त है। और इतनी हिंदी हमारे देश में इतिहास में कभी भी इतने ऊंचे स्तर पर प्रयुक्त नहीं हुई थी। इसलिए मैं बड़े ही गर्व से और आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि आज का जो अवसर है हिंदी के समक्ष, वो स्वर्णिम अवसर है। आप प्रधानमंत्री हमारे सारे विश्व में जाते हैं, सर्वत्र जाते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं। अन्य जो मंत्रीगण हैं, वो सब भी हिंदी में बोलते हैं। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो हीनता है, ये तात्कालिक है। और जैसे जैसे राजा अधिक प्रयोग करेगा, वैसे वैसे ये हीनता की ग्रंथि जो है, या लघुता ग्रंथि कहिए, ये समाप्त हो जाए। जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। मेरा आपसे अगला सवाल होगा शैलेंद्र जी, बच्चा जब घर में इंग्लिश में बात करता है तो माता-पिता बड़े गर्व के साथ कहते हैं, मेरा बच्चा अंग्रेजी में बात कर रहा है और वही बच्चा जब हिंदी लिख नहीं सकता ठीक से या बोल नहीं पाता, तो भी बड़े गर्व के साथ इसका वर्णन करते हैं अन्य लोगों के समक्ष कि हमारे बच्चे को तो हिंदी नहीं आती, तो हिंदी का सम्मान कैसे होगा? हाँ, इसका एक कारण क्या है, वो है हमारी शिक्षा जो प्रणाली है वह।
आप देखती हैं कि शिक्षा में जैसे जैसे अंग्रेजी का महत्व बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारे समाज में भी अंग्रेजी घुसती चली गई, क्योंकि माँ बाप को यह लगने लगा कि यह एकमात्र रास्ता है या मार्ग है जिस पर चल के ही हमारे बच्चों का जीवन यापन हो सकता है, आजीविका कमा सकते हैं वो। लेकिन मैं मानता हूं कि धीरे धीरे आपने देखा होगा नई शिक्षा नीति में इस पर बहुत अधिक बल दिया गया है, जबकि मैंने कई लेख भी लिखे हैं और उन लेखों में स्पष्ट किया है कि ये जो नई शिक्षा नीति है, ये पहली संपूर्ण भारतीय शिक्षा नीति है। इससे पहले की शिक्षा नीति को मैं पूर्णतः भारतीय शिक्षा नीति नहीं मानता। इसमें हिंदी तो छोड़िए, अपनी जो बोली है उसमें भी बच्चा आरंभ में अपनी पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि मुख्य बात यह है कि आप विषय को समझें। यदि 1 मिनट के लिए मैं उदाहरण के रूप में कहूँ कि श्वेता जी बहुत बड़ी, बहुत अच्छी अंग्रेजी फर्राटेदार बोल सकती हैं, लेकिन अगर आपको भौतिकी शास्त्र पर बोलने के लिए कह दिया जाए, तो क्या आपका अंग्रेजी ज्ञान आपका साथ देगा? आपके लिए महत्वपूर्ण अंग्रेजी भाषा से भी अधिक क्या है, भौतिकी शास्त्र का ज्ञानी होना। इसलिए विषय का ज्ञानी आप तभी हो पाएंगी जब आप अपने भाषा में उस ज्ञान को अर्जित करेंगे। और अपनी भाषा में किसी भी ज्ञान का अर्जन जो है अति साधारण है, बहुत सामान्य सी बात है। और जैसे जैसे आप गूढ़ विषय को लें, वैसे वैसे अपनी भाषा आपको अधिक सहायिका होगी। जैसे विज्ञान है, आप देखिए कि हमारे यहाँ अंतरिक्ष विज्ञान है, गणित है, रसायन शास्त्र है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है। इनमें तो अवश्यंभावी है कि आपको अपनी भाषा में प्रयोग करें, नहीं तो वो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। और आपके लिए मैं बहुत अच्छी जानकारी दूं कि अभी मात्र 4 दिन पहले मध्य प्रदेश में और पहला मेडिकल कॉलेज बना है जहां पे हिंदी में अध्ययन आरंभ हो गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज में उससे पहले 10, 15, 20 बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ परीक्षा ये जो हिंदी भाषा में या अपनी भाषा में कहिए पढ़ाई आरंभ हो गई है और धीरे धीरे ये फैलेगा। तो जैसे जैसे इसका प्रसार होगा वैसे वैसे माता पिता में भी ये जो ग्रंथि है वो घट जाएगी। मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि मान लीजिए 1 मिनट के लिए माँ बाप को लगता हो कि मेरा बच्चा अंग्रेजी पढ़ेगा तो कुछ कमा लेगा, लेकिन आप मुझे बताइए माँ बाप अपने बच्चे को ये क्यों सिखाते हैं कि मुझे तुम पापा कहो या मम्मी कहो? इसकी व्यवस्था कहाँ से आई? और मैं मानता हूं कि यही आरंभ है, यह हमारी अपसंस्कृति का या संस्कृति के कहिए कि उसके विनष्ट होने का मेरे सामने सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि उसके लिए तो कोई मजबूरी नहीं है। आपका बच्चा हुआ, आपके घर में जन्म लिया है उसने, वो अभी बिल्कुल ही अबोध बच्चा है या बच्ची है, उसको तो माँ बाप सिखाते हैं ना कि मुझे मम्मी कहो या डैडी कहो या पापा कहो। उदाहरण के रूप में मैं कह सकता हूं कि मैंने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं, मेरे बच्चे मुझे बाबूजी कहते हैं। उनको मैंने पापा और डैडी शब्द से परिचित ही नहीं कराया और इसमें मेरी कोई व्यवस्था नहीं है। ना मेरी नौकरी जा रही है, ना मेरे बच्चों की नौकरी जा रही है। लेकिन ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप अपने धर्म, संस्कृति, भाषा, परंपरा से आप जुड़े हुए। क्योंकि अगर व्यक्ति का नाम ही चला गया, जो संबोधन है, क्योंकि हमारे यहाँ बुआ है, दादी है, नानी है, मौसी है, मौसा है, जितने सारे शब्द हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये सारे शब्द आपके मिट जाएंगे। और शब्द मिट गए तो संस्कृति मिट गई, संस्कृति मिट गई तो आप बचे ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा हिंदी जो है या हमारी अपनी भाषा जो है, ये हमारे अपने लिए तो है ही, राष्ट्र के लिए भी जीवन मरण का प्रश्न है, हमारी पहचान है। तो मैं ये मानता हूं कि जो माँ बाप ऐसा करते हैं उनको इस पर भी सोचना चाहिए कि वो मम्मी पापा क्यों कहलवाते हैं, उसमें कौन सी मजबूरी है, उससे कोई नौकरी जाती नहीं है ना कोई आती है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये अज्ञानता है और ये हमारा आपका कर्तव्य है कि हम लोग इस बात को अधिक से अधिक फैलाएं। अपने हस्ताक्षर में क्यों नहीं कर सकता? मैंने जीवन में अंग्रेजी में हस्ताक्षर ही नहीं किए, क्योंकि मैं माना कि ये मेरा नैसर्गिक स्वभाव होना चाहिए कि मैं अपनी भाषा में लिखूंगा। सोशल मीडिया में मैं कोई पोस्ट ही नहीं करता अंग्रेजी में, सामने वाला समझे नहीं समझे इसकी मैं परवाह ही नहीं करता, क्योंकि मैं मानता हूं सारी दुनिया समझती है और मुझे आज तक किसी ने कहा नहीं कि नहीं समझा, इसका मतलब लोग समझ भी रहे। तो हमारा प्रयास करना बहुत जरूरी है। और मैं मानता हूं कि रामविलास शर्मा जो थे हमारे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कहिए कि शीर्षस्थ साहित्यकार थे, वो कहा करते थे एक बात कि हिंदी को ऊपर उठाना हिंदी समाज का दायित्व है। हिंदी समाज के दायित्व से मेरा अभिप्राय यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल
ये सब जिस दिन चाह लें कि हमारे यहाँ हिंदी हो, तो मैं बताऊं अंग्रेजी स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये इतना विशाल क्षेत्र है जिसका हमें आपको अनुमान नहीं। तो ये मेरा उत्तर है आपके प्रश्न का, कि यह जी, भी मैं मानता हूं कि तात्कालिक है, तात्क्षणिक है, धीरे धीरे इसमें बदलाव होगा, मुझे पूरा विश्वास है। जी बिल्कुल। मेरा आपसे अगला जो सवाल होगा शैलेंद्र जी, हिंदी हिंदुत्व का अपमान हिंदुस्तान में ही आखिर कब बंद होगा? हाँ, ये आपका अच्छा प्रश्न है। देखिए, इसमें क्या है कि मैं फिर से वही कहूँगा कि जब तक हम जो चाहते हैं, या हिंदू धर्म कहिए, सनातन धर्म कहिए, इनके जो कि सनातन धर्म और हमारी जो हिंदी है, इन दोनों में अन्योनाश्रय संबंध है। क्योंकि सनातन धर्म का जो आधार भाषा है वो संस्कृत है, और संस्कृत से हिंदी बहुत कुछ लेती है। सबसे पहले तो हिंदी से लिपि लेती है संस्कृत से, क्योंकि उस लिपि के जानने के कारण, चाहे वो वेद हो, उपनिषद हो, संस्कृत साहित्य हो, हम आसानी से पढ़ सकते हैं उसको। कल्पना कीजिए कि हमारी लिपि तमिल होती, तेलुगु होती या अंग्रेजी होती, तो हम उस संस्कृत को नहीं पढ़ पाते, क्योंकि संस्कृत की जो लिपि है वो देवनागरी है। उसके बाद क्या हुआ है कि देवनागरी लिपि में भी अथाह सागर है हमारे सनातन धर्म ग्रंथों का। चाहे वो तुलसीदास का ग्रंथ हो, ये सूरदास का हो, मीराबाई के पद हो, कबीर के दोहे हो, या और भी अन्यत्र देश में जितना जितना कुछ लिखा गया है। तो आप संस्कृत और हिंदी के साहित्य को जोड़ दें, तो लगता है कि सनातन धर्म का बहुत सारा साहित्य उसी में है। इसलिए मैं मानता हूं कि हिंदुत्व और जो हिंदी भाषा है, इनके बीच में बहुत ही गहरा संबंध है, या कहें कि ऐसा संबंध है कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं मानता हूं कि हिंदी का जितना उत्तरोत्तर प्रयोग होगा, हिंदुत्व उतना ही बलशाली होगा। जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ाएंगे बच्चों को या और को पढ़ाएंगे, तो वो हिंदुत्व से उतने ही दूर होंगे बच्चे। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। गंगा जल, गंगा जल शब्द उच्चारित करते ही एक दूसरा भाव आता है, लेकिन गंगा वाटर में वो भाव नहीं आ सकता, है कि नहीं? तो इसलिए जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो पत्रम पुष्पम कहते हैं, वहां पर पुष्प शब्द का प्रयोग होता है, फूल नहीं कहते हैं। तो हमारी जो पूजा है, हमारा अनुष्ठान है, इस सब से हमारी भाषा गुंफित है, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें। इसलिए मैं मानता हूं कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए और रहेंगे। अपमान का जो आपने प्रश्न किया, वो ऐसा है कि हिंदुत्व संसार में एकमात्र सनातन धर्म है जो बचा हुआ है। इसलिए जो अब्राहमिक जिसको कहते हैं रिलीजन, जैसे वो ईसाई हो, इस्लाम हो, उनको ये बड़ा पीड़ादायक लगता है कि ये अब तक बचा क्यों। आपको संभवतः संज्ञान होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सर्वे है जिसमें कहा गया है कि संसार में 46 सभ्यताएं होती थी। आज एकमात्र सभ्यता बची हुई है, जिसको सनातन सभ्यता कहिए, भारतीय सभ्यता कहिए, वो एकमात्र जीवंत सभ्यता है। तो जीवंत सभ्यता एकमात्र है, इसलिए सारा संसार आपका विरोधी है। तो उसका विरोध करना बहुत स्वाभाविक है। मैं उससे विचलित नहीं होता। वो तो यह साबित करता है, ये स्वयं सिद्ध बात है कि हम बलशाली हैं, तभी आपका कोई विरोध करता है। इसलिए यह कोई बहुत चिंताजनक बात नहीं है। चिंता हमें इस बात की करनी चाहिए कि हम अपने धर्म, संस्कृति और भाषा का कितना प्रयोग करते हैं, उसके विषय में कितना ज्ञान अर्जित करते हैं। हम जितने ज्ञानवान होंगे, हम विजयी श्री हमें प्राप्त होगी, मुझे कोई संदेह नहीं। जी बिल्कुल। मेरा आपसे जो अगला सवाल होगा, वो बेहद ज़्यादा आज के परिप्रेक्ष्य में भी ज़रूरी है और आगे आने वाली युवा पीढ़ी के लिए भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से अंग्रेजी ने रफ्तार पकड़ी हुई है, सिर्फ भारत में ही नहीं, हर जगह पे। तो क्या हिंदी भी विश्व की भाषा बन सकती है? देखिए, हिंदी विश्व की भाषा बन सकती है, ये मैं नहीं कहता हूं, बन चुकी है। और उसके लिए मैं पहले राष्ट्र पढ़ाता हूं। आप मीडिया में हैं, आपको शायद ज्ञान होगा कि किसी भी समय यदि संख्या लगा लीजिए 200 लोग शाम को या सुबह या दोपहर या रात को हिंदी समाचार देख रहे होते हैं, मैं संख्या आप ध्यान से सुनिए कि 200 कह रहा हूं, यदि 200 लोग हिंदी समाचार सुन या देख रहे हैं टीवी पर, तो उसकी तुलना में मात्र 2 लोग या 3 लोग देख रहे होते हैं अंग्रेजी समाचार।
अंग्रेजी समाचार देखने वाले देश में अब नहीं है। इसीलिए आप यदि ध्यान से देखिए तो अंग्रेजी के जितने चैनल हैं उन्हीं के समानांतर उनके ही ग्रुप के हिंदी चैनल। दूसरी बात, जो अंग्रेजी चैनल है वो केवल दिल्ली और मुंबई में है। जैसे तमिलनाडु एक राज्य है तो उस राज्य में मद्रास में या चेन्नई में कोई अंग्रेजी माध्यम का चैनल नहीं है, कलकत्ता में नहीं है, बंगलोर में नहीं है। तो अंग्रेजी के जो चैनल हैं वो समाप्त प्राय हैं। और वो जो पुरानी जो हैंगओवर चला रहा है कि कुछ ना कुछ उनको विज्ञापन मिलता है इस नाते कि पुराने चैनल हैं, तो कुछ विज्ञापन सरकार देते हैं, कुछ प्राइवेट दे, इसलिए वो जीवित हैं, अन्यथा वो चलेंगे ही नहीं। उन पर भी जो चैनल पे आप ध्यान से देखेंगी तो जो बात हो रही होती है, कहीं कोई कांड होता है, घटना होती है, तो वहां से हिंदी चलनी शुरू हो जाती है, वहां का आदमी हिंदी बोल रहा होता है। तो मैं मान रहा हूं कि आज की स्थिति ये हमारे देश में, और अखबारों की वही स्थिति है। यदि अंग्रेजी अखबार लोग 2-4 लोग पढ़ रहे होते हैं तो उस हिसाब से सैकड़ों की संख्या में हिंदी अखबार पढ़े जा रहे होते हैं। क्योंकि जो पहली बार साक्षर होगा या शिक्षित होगा वो अपनी भाषा का अखबार उठाएगा। अंग्रेजी का अखबार पढ़ने के लिए उसको बहुत विद्वान बनना पड़ेगा, बहुत पढ़ा लिखा होना पड़ेगा। इसलिए अगर आप इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। और उसमें भी कारण है, जो वो छप भी रहा है और बिक रहा है, उसका एकमात्र कारण है कुछ विज्ञापन। जो विज्ञापन सरकार देती है या और कुछ प्राइवेट लोग देते हैं, जिस दिन वो विज्ञापन रुक जाएंगे उस दिन वो अंग्रेजी का अखबार अपना दम तोड़ देंगे। इसलिए आप जो प्रश्न पूछ रही हैं, ये अंग्रेजी अखबार और इस तरह के जो लोग हैं उन लोगों ने ऐसा वातावरण बनाया हुआ है। वातावरण उल्टा है। आप ट्वीट को देख लीजिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप को देख लीजिए, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, तो अनेक वर्ष पूर्व ही अंग्रेजी का अनुपात पहले 50 से नीचे गिर गया, आज उससे भी नीचे गिर गया। और सारी भारतीय भाषाओं को जोड़ दीजिए, उसके सामने अंग्रेजी को खड़ा कर दीजिए तो कोई उसका प्रतिशत नहीं बनता है। तो जिसको बाजार कहते हैं वहां से अंग्रेजी बहुत हद तक निकल चुकी है, और उसको थोड़ा बहुत धक्का और हम लगाएंगे तो वो निकल जाएगी। अब रही बात विश्व भाषा बनने की, तो विश्व भाषा बनने के लिए जैसे मैंने कहा वो पहले से ही है। कारण यह है कि भारत के जो लोग हैं, 3 से 3.5 करोड़ लोग भारतवंशी विश्व में बिखरे हुए, वो लगभग दुनिया के सभी देशों में। और वहां अभी भी चूंकि वो नए ही गए, 1-2 पीढ़ी हुई है उनकी, तो हिंदी भाषा से जुड़े हुए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सारे संसार में सैकड़ों पत्र पत्रिकाएं विदेशों में छपती हैं जो हिंदी में छपती हैं, और वहां हिंदी के चैनल भी काम कर रहे हैं। और आपको यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि विश्व में 3 भाषाएं हैं जो आप कह सकते हैं विश्व भाषा के स्तर पर, अंग्रेजी, मंदारिन जो चीनी भाषा है, और हिंदी। लेकिन अभी आप ध्यान से फिर से देखिए तो अंग्रेजी उपनिवेशवाद की भाषा है, क्योंकि उसने बहुत सारी अपनी कॉलोनी बनाई, वहां पे लोगों को बसाया, इसलिए उनकी भाषा प्रचलित हुई। और चीन एक आर्थिक महाशक्ति बना है इसलिए। लेकिन आप देखेंगे तो हिंदी दोनों से आगे है, क्योंकि भारत ने कोई उपनिवेश नहीं खड़ा किया, कोई शत्रुता नहीं मोल ली है जैसे चीन ने भी मोल ली है। तो स्वाभाविक रूप से हिंदी विश्व भाषा है, और संख्या की दृष्टि से मैं मानता हूं कि सर्वोपरि है। और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से तो यह मंदारिन और अंग्रेजी से भी ऊपर है, क्योंकि इसमें सिनेमा है, इसमें गीत हैं। आप बाहर के देशों में जाइए, जितने हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, पुराण हैं, वो सारे पढ़े जा रहे हैं, जो न तो अंग्रेजी में है न मंदारिन में है। इसलिए हिंदी स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, विश्व की भी भाषा है। और ये समय आते एक ही चीज और करनी है। अभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ में आपने देखा होगा कि स्वयं ही उसने निर्णय लिया है कि हिंदी का प्रयोग करेंगे हम, तो उसका एक निर्णय आया है, उसका आदेश आया है। तो आगे भी जो अन्य इस तरह की संस्थाएं हैं उनमें भी हिंदी प्रयुक्त होंगी, लेकिन उससे पहले हमें आवश्यक है कि भारत में इसका अधिकाधिक प्रयोग हो। भारत में जितना अधिक प्रयोग होगा, विश्व में भी उतना ही अधिक। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार कि आपने हिंदी के विषय पर बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे हिंदी जो है, वो विश्व की भाषा बन सकती है, बन गई है, लेकिन किस तरीके से हमें अपने ही देश में इसका बढ़-चढ़ कर विस्तार करना है और एक हीनता की नज़र से हमें इसे ना देखते हुए, क्योंकि हमने बहुत जगह ये देखा है, ये पाया है कि जब अगर कोई 2 जने अगर इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, वहीं अगर कोई हिंदी में बोल रहा होता है, तो उसको कहीं न कहीं एक हीन नज़र से देखा जाता है या तुच्छ समझा जाता है। तो इन सब चीज़ों पे आपने जो प्रकाश डाला है इसके लिए बहुत-बहुत आभार।
शैलेंद्र जी, हमारे सभी दर्शकों का आभार। आप देखते रहिए आर श्रृंखला। बहुत-बहुत नमस्कार आपका भी, आपके दर्शकों का भी और आपको एक बार और नमस्कार कि आपने इस मंच पर मुझे बुलाया और मुझे बोलने का अवसर दिया। नमस्कार।